चंद्रनगर के आंचल में बसे एक गांव भरपालसर की अब्बू हवा में उन दिनों भारीपन था। वहां किशन सिंह नाम के व्यक्ति का परिवार रहता था, जिनके गुजर जाने के बाद अब उनके तीन बेटे अमर, राजेंद्र और गोपाल के बीच विरासत की लकीरें लगी थी। अमर, जो सबसे बड़ा था, उसकी आंखों में अधिकार का भाव था। मनचला राजेंद्र बिच की स्थिति को भांपने लगा था। सबसे छोटा गोपाल, जो सिद्ध साध और बोला था, वह स्थिति से सौभाग्य सा खड़ा था। आज घर का आंगन जैसा कोई पंचायत का अखाड़ा लग रहा था। तीनों भाई एक ही घर की छत के नीचे तो खड़े थे, लेकिन उनके बीच पुरानापन और प्यार नहीं दिख रहा था। उनके बिछड़े खामोशियां बहुत कुछ कह रही थी। हवा में भाईचारे की जगह है, एक दूसरे के प्रति करारण का भाव, मोह, लालच, ये सब दिख रहा था। राजेंद्र और गोपाल पिताजी हमारे बीच नहीं रहे तो घर और बंटवारा की सारी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से मेरे ही कंधों पर एक चुकी है। आखिर घर का बड़ा बेटे होने के नाते ये मेरा धर्म और हक दोनों है। राजेंद्र के चेहरे आप पर हमारे बड़े भाई हैं तो हमारा हक नहीं है कि हम आपकी बात को बीच में काट दें। गोपाल, तुम भी कुछ बोलो, तुम भी अपना पक्ष भैया बताओ। जितने समझदार हैं उतना निर्णय कोई ले ही नहीं सकता। अपना तर्क दो। भैया, मुझे क्या कहना है? मेरे लिए तो आप दोनों ही पिताजी की परछाई जैसे हैं। आप जो भी तय करेंगे मैं उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लूंगा। सच कहूं तो मेरे हिस्से में जमीन का कौन सा टुकड़ा आएगा या कितनी संपत्ति आएगी, इससे ज्यादा मेरे लिए आप दोनों का साथ और प्यार महत्वपूर्ण है। तो फिर सुनो, मैंने सब सोच लिया है। हमारे पास कुल 2 बड़े खेत हैं जो काफी उपजाऊ हैं और पानी के स्रोत के बिल्कुल पास हैं। इसके अलावा अंत में एक पतली सी मेड़ है, वो बंजर जमीन जो सिर्फ नाम की है। चूंकि हम 3 भाई हैं और उपजाऊ खेत सिर्फ 2 ही हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो दोनों खेत मैं और सूरज आपस में बांट लेंगे। रही बात उस छोटी मेड़ की, तो वीर, वो तुम्हें मिलेगी। पिताजी भी कहते थे कि छोटा बेटा शुरू से मेहनती है तो थोड़ी जमीन लेकर भी बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा भैया, तुम तो मेहनत करने वाले हो। तुम्हारे हाथों में ये मेड़ भी हरा भरा खेत बन जाएगी। हमें तो पता है तुम क्या कर सकते हो। भैया, मेड़ तो बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप दोनों कह रहे हैं तो ठीक है। आप बड़े हो, आपका फैसला मेरे लिए आखिरी। उसकी आंखों में भरोसा था और सूरज और अमर की आंखों में वही भरोसा, उनका फायदा उठाने का मौका। अच्छा, तो ठीक है, खेत का बंटवारा हो गया। अब बारी आती है हमारे पिताजी के लगाए हुए इस सेब के पेड़ की। चलो सब लोग मेरे साथ, पेड़ के पास ही फैसला करेंगे। तीनों धीरे धीरे चलते हुए विशाल सेब के पेड़ तक पहुँचे। पेड़ पर 2 बड़ी बड़ी डालियां थीं, जिन पर सुनहरे पके सेब झूल रहे थे। देखो दोनों, ये वही सेब का पेड़ है जिसे पिताजी ने अपने हाथों से लगाया था। अब इसका भी बंटवारा कर लेते हैं। पेड़ में 2 भारी डालियां हैं और एक मुख्य जड़ है, तो फैसला साफ है। एक डाली मेरी होगी, दूसरी डाली सूरज की, और जड़ वो वीर की होगी। बहुत खूब भैया, आपकी सोच का कोई जवाब नहीं। जैसा आपने कहा मुझे वैसा ही मंजूर है। आप बड़ों के फैसले के आगे मैं क्या बोलूं, मुझे जड़ ही मंजूर है। पिताजी के लगाए पेड़ का कोई हिस्सा तो मेरे हिस्से आया, बस यही काफी है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वीर की आवाज में एक अदृश्य थकान और दिल का हल्का सा टूटना साफ छलक रहा था। सेब के पेड़ का फैसला सुना दिया गया। तीनों वापस घर की ओर लौटने लगे। अब अंतिम और सबसे बड़ा फैसला करना बाकी था, घर का बंटवारा। तो चलो अब इस घर की बात कर लेते हैं। ये घर 4 कमरों का है और ऊपर एक खप्पर की पुरानी छत। फैसला बिल्कुल आसान है। 2 कमरा मेरा होगा, 2 कमरा सूरज का, और जो ऊपर की खप्पर की छत है वो वीर की होगी। वाह भैया, क्या बात कही। वीर तो ऊपर सोएगा, हवा भी आएगी, खुला आसमान भी मिलेगा। हम लोग कमरे संभाल लेंगे। वीर क्या कहता है? आपका फैसला मेरे लिए आखिरी है भैया, मैं तैयार हूँ। उसने खामोशी से सर झुका लिया। पिताजी के घर का बंटवारा हो चुका था। तीनों आंगन में खामोश खड़े थे कि अचानक सूरज की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण दिख गई हो। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर तो बांट दिया, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे ऐसी कौन सी जरूरी चीज है? मैं तो सब कुछ गिन चुका हूँ। क्या तुम मुझे याद दिलाओगे आखिर क्या रह गया है? भैया, पिताजी की उस मेहनत की कमाई को आप इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? वो सिर्फ रुपया पैसा नहीं, उनकी आखिरी निशानी है। उस पर हम सबका बराबर का हक है, तो उसका बंटवारा भी तो होना चाहिए ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, रुको अभी लेता हूँ।
अमर तेज कदमों से अंदर गया और कुछ पल बाद एक बड़ा मिट्टी का मटका लेकर बाहर आया। उस मटके में ढेर सारे सिक्के थे। मटका जमीन पर रखा गया। उसमें चमकते हुए नए सिक्कों के साथ साथ कुछ पुराने, काले और अजीब धातु वाले भारी सिक्के भी थे, जिन्हें देखकर लगता था कि वे सदियों पुराने हैं। इन सिक्कों को गौर से देखो, कुछ तो आज के हैं, पर ये दूसरे, ये तो हमारे पुरखों की निशानी है। इनका वजन, इनकी ये अनोखी धातु, ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना कोई खजाना हो। तो भैया, अब इन सिक्कों का बंटवारा कैसे करोगे? आप ही फैसला करिए। फैसला साफ है, आज के दौर के सिक्के मैं और तुम संभाल लेंगे, लेकिन वो जो सदियों पुराने सिक्के हैं वो वीर के हिस्से जाएंगे। देखो, पुरानी चीजों की हिफाजत करना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए सब्र चाहिए, जो सिर्फ वीर के पास है। इसलिए यही सही रहेगा। इसके बाद अमर ने पुराने सिक्कों को गिना। 4 ही थे, बस 4। देखो वीर, पुराने जमाने के सिक्के सिर्फ 4 ही हैं। तुम चाहे तो इन्हें ले जा सकते हो, हम बाकी का संभाल लेंगे। सारी जमा पूंजी आपकी हुई और ये 4 सिक्के मेरे। कोई बात नहीं भैया, मैं इसे ही अपनी किस्मत मानकर संभाल लूंगा। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। वीर के शब्दों का दर्द महसूस करके फिजा भी थम सी गई। पर जैसे ही वीर उन 4 सिक्कों को लेकर दहलीज पार करने वाला था, अमर बिजली की तरह उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार था। ओए वीर, दिमाग ठिकाने है तेरा? कितनी बार समझाना पड़ेगा कि बंटवारा हो चुका है। ये घर अब सिर्फ मेरा और सूरज का है। तेरा हिस्सा तो वही खपरेल की पुरानी टूटी फूटी छत है ना। जा, अब उसी पर अपना बसेरा कर। इस चौखट के अंदर अब तेरी कोई जगह नहीं है। दोबारा मुझे जबान खोलने की जरूरत ना पड़े, समझ गया तू? भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं कहां जाऊंगा? मेरी प्रिया कहां जाएगी? हमारी शादी को अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए। क्या आप सच में हमें इस हालत में घर से निकाल दोगे? अरे अब ये रोना धोना कैसा? तब तो बड़ा बड़प्पन दिखा रहे थे कि जो भाई देंगे वही मंजूर है। अब जो मिला है उसे लो और रास्ता नापो। हमने जो बांट दिया वही तेरा हिस्सा है। फालतू में हमारा दिमाग मत चाटो। चलो जाओ यहाँ से। इंसानियत को शर्मसार करते हुए उन दोनों ने वीर और प्रिया को बेघर कर दिया। अपनों की बेरहमी ने उन्हें दहलीज से बाहर फेंक दिया था। हार कर दोनों ने तालाब के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी डाली और वहीं गुजारा करने लगे। उनकी आंखों में खामोशी थी और नसीब में सिर्फ वो 4 पुराने सिक्के। आखिर कब तक हम किस्मत को कोसेंगे? आपने भाइयों पर अंधा भरोसा किया और उन्होंने हमें सड़क पर ला खड़ा किया। आज ना घर है ना रोटी। उन्होंने खेत खलिहान बांट लिए और आपके हिस्से में ये कबाड़ फेंक दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना हक मांगा होता ना, तो आज हम इस तालाब के किनारे कुटिया में सिसक ना रहे होते। मैंने उन्हें हमेशा सम्मान दिया प्रिया, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान थे। कैसे कह देता कि मुझे मेरा हक चाहिए, पर आज समझ आ रहा है कि मेरा वही लिहाज हमारी बर्बादी का कारण बन गया। जिस अदब को मैंने अपना गहना समझा, आज वही मेरे गले की फांसी बन गया है। अब बस ये 4 सिक्के ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इन्हें लेकर मुखिया जी के पास जाता हूँ। शायद वो इनके बदले कुछ चलन वाले पैसे दे दें। इतना मिल जाए कि आज तुम्हें और मुझे भूखा ना सोना पड़े, तो मेरे लिए वही बहुत है। वीर उन 4 सिक्कों को संभालकर उम्मीद के साथ मुखिया के घर जाता है। अरे वीर बेटा, कैसे आना हुआ? चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है? मुखिया जी, मेरे पास बस ये 4 सिक्के बचे हैं। क्या आप इन पुराने सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए पैसे दे सकते हैं? कुछ भी चलेगा, बस आज के लिए थोड़ी मदद कर दीजिए। तुम्हें लूट लिया गया है बेटा। इन सिक्कों का अब कोई चलन नहीं। ये सिर्फ पुराने धातु के टुकड़े हैं। तुम्हारे भाइयों ने चालाकी से सारा धन रख लिया और तुम्हें ये कबाड़ थमाकर घर से निकाल दिया। खून के रिश्ते इतने कड़वे हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा ना था। ऐसे भाइयों से तो दुश्मन भले। तो अब मैं क्या करूं मुखिया जी? मेरे हाथ पैर सब जवाब दे चुके हैं। कभी कभी लगता है कि मर जाना ही आसान है। निराश मत हो वीर, भले लोगों के साथ भगवान होता है। तुम्हारी लाचारी मुझसे देखी नहीं जाती। कल से तुम और सुहानी मेरे खेत में काम शुरू करो। मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा पैसे दूंगा ताकि तुम जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सको। जाओ, अब फिक्र मत करो। सच कह रहे हैं मुखिया जी, हम दोनों काम करेंगे। आपने जो आज सहारा दिया है, हम उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कल सुबह से काम पर आ जाना वीर, पर ये सिक्के वापस ली जाओ। इन्हें खोना मत। अक्सर बड़ी तब्दीली की शुरुआत ऐसी ही नाचीज चीजों से होती है। हो सकता है तुम्हारा नया सवेरा इन्हीं 4 सिक्कों की चमक से शुरू हो। जाओ, अब तैयारी करो। वीर जब मुखिया के घर से लौटा, उसके चेहरे पर थकान, निराशा और टूटी उम्मीदें साफ झलक रही थी। बोलिए ना, क्या हुआ? मुखिया ने मदद के लिए हाँ कहा या नहीं? आप तो ऐसे खड़े हैं जैसे सब कुछ हार गए हो। आपकी आंखों की खामोशी मुझे डरा रही है। क्या उन्होंने भी हमें ठुकरा दिया?
नहीं प्रिया, वो सिक्के किसी काम के नहीं हैं। मुखिया जी ने साफ कह दिया कि इनका चलन बंद हो चुका है। बस उन्होंने दया दिखाकर हमें खेत में मजदूर रख लिया है। अब वही हमारा नसीब है, दूसरों की जमीन पर पसीना बहाना और उन्हीं से अपनी रोटी मांगना। हाँ, अब यही बचा था देखने को। अपना घर छिन गया, अपनी जमीन छिन गई। अब हम दूसरों के खेत पर मजदूर बनकर जिएंगे। कड़ी धूप, बेइंतहा पसीना और मिट्टी में लिपटा बदन, वीर और प्रिया की जिंदगी अब यही थी। इतनी मेहनत के बाद भी पेट मुश्किल से भरता था, पर मुखिया के खेत फसलों से लदे हुए थे। उधर अमर और सूरज अपने कब्जे किए हुए खेतों के बीच खड़े थे। अरे भाई, इस साल तो गजब की फसल हुई है। लग रहा है किस्मत खुल जाएगी। सही कह रहे हो सूरज, इस बार की कमाई हमारे सारे पुराने हिसाब बराबर कर देगी। अब अंधेरा हो रहा है, चलो घर निकलते हैं। कल सुबह जल्दी आकर काम शुरू करेंगे। उस रात तालाब किनारे की कुटिया में प्रिया रात में वीर से बातें करते हुए अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक दृढ़ता आ गई। सुनिए, वो फावड़ा उठाइए, मेरे साथ चलिए। इस समय रात को कहाँ ले जा रही हो? ज्यादा सवाल मत कीजिए। आज हम वो करने जाने वाले हैं जो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ठीक है बाबा, चलो चलता हूँ। वीर ने भारी मन से फावड़ा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। दोनों चुपचाप उस जगह पहुंचे जहां खेत की वो सूखी मेड़ खड़ी थी, वही मेड़ जो बंटवारे में वीर का नसीब बनी थी। प्रिया, ये तो हमारा मेड़ है और वो नीचे भाइयों की फसल, पर हम यहाँ क्या? आज मैं तुम्हारा हक वापस दिलवाऊंगी। फावड़ा उठाइए और ये मेड़ तोड़ दीजिए। पागल हो गई हो क्या? मेड़ टूटेगा तो पानी नीचे जाएगा, भाइयों की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसी की मेहनत पर पानी फेरना ठीक नहीं। सही और गलत का फर्क भूल गए हैं क्या आप? जिन्होंने आपका सब कुछ छीन लिया, आप उन्हीं के लिए पसीना बहा रहे हैं। बहुत हो गया ये सम्मान और ये लिहाज। आज ये फावड़ा मिट्टी पर नहीं, अपनी किस्मत की लकीर पर चलाइए। एक बार, सिर्फ एक बार अपने हिस्से के लिए खड़े होकर तो देखिए। तुम सही कह रही हो, ये दर्द इन्हीं का दिया हुआ है। अब कम से कम एक बार न्याय मेरा भी होना चाहिए। अगली सुबह सूरज और अमर खेत पहुंचे और चीख उठे। हे भगवान, हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई, सब खत्म। ये मेड़ अपने आप नहीं टूटी सूरज, इसे जानबूझकर तोड़ा गया है। देखो, सारा खेत खाली हो गया। घर और पेड़ के बंटवारे का गुस्सा वीर ने यहाँ निकाला है। उसके सिवाय और कौन कर सकता है? सूरज और अमर दोनों टूटे मन से घर लौटे। खेतों का हाल देखकर उनकी उम्मीद जैसे सूख गई थी। महीनों की मेहनत और आने वाली मौसम की सारी योजनाएं एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने अपनी पत्नियों को ये दुख सुनाया तो घर का माहौल और भारी हो गया। फिर भी अमर की पत्नी ने शांति से बोला। उसने याद दिलाया कि उनका सेब का पेड़ अब भी खड़ा है, उम्मीद की तरह। आम पकने में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन यही एक सहारा बचा था। वीर ने भी अपने भाई को ढांढस बंधाया। दोनों जानते थे कि अगला 15 दिन मुश्किल होगा, पर शायद सेब के पकते ही हालात कुछ सुधर जाएंगे। इसी उम्मीद पर दोनों भाइयों ने खुद को संभालने की कोशिश की। उधर तालाब किनारे की कुटिया में प्रिया मुस्कुराई। वीर गहरी सांस लेकर बोला, आज तुम्हारी वजह से मैं खुद के लिए बोलना सीखा हूँ। आज उनके साथ जो हो रहा है वो जैसी करनी वैसी भरनी का जीता जागता उदाहरण है। आखिर इंसान अपने कर्मों के फल से कब तक भाग सकता है? सुनिए, आज हमें एक और काम करना है। अब क्या करने जा रही हो तुम? हमने कर तो दिया जो करना चाहिए था। वो शाम होने के बाद बताऊंगी, बस तैयार रहिए। इस कहानी में न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही शाम गहराने लगी, चारों तरफ हल्की धुंध उतर चुकी थी। उसी धुंध में वीर और प्रिया चुपचाप कुल्हाड़ी लेकर उस सेब के पेड़ के नीचे पहुंची जो बंटवारे में सिर्फ जड़ सहित उनके हिस्से में आया था। सुहानी पेड़ को ध्यान से देखती है और धीमी आवाज में पूछती है, सुनिए जी, क्या यही वही पेड़ है? हाँ, ये वही पेड़ है। ऊपर की दोनों डालें बड़े भैया और सूरज भैया की हैं, और जो जड़ नीचे है वो हमारा हिस्सा है। तो फिर हमारा हिस्सा बस यही जड़ है ना? मैंने पहले ही बताया था, हमें सिर्फ जड़ मिली है, बाकी सब उन दोनों का है। अगर जड़ हमारी है तो इसे रखना या काटना भी हमारा अधिकार है। आज हम अपना हक खुद तय करेंगे। वीर बिना एक शब्द कहे सिर हिलाता है। दोनों कुल्हाड़ी उठाते हैं। एक एक बार पेड़ का तना कांपने लगता है। आखिरकार एक गूंजदार धमाके के साथ भारी पेड़ जमीन पर गिर पड़ता है। ये आवाज दूर खेतों तक गूंजती है। कुछ ही पलों में सूरज और अमर भागते हुए वहां पहुंचते हैं। पेड़ को कटा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। दोनों भाई गुस्से में कांपने लगते हैं। अरे तो ये तू है वीर, बदला लेने आया था हमसे। आज नहीं बचेगा तू। भैया, इसे ऐसे छोड़ना मत, इसे सरपंच के पास ले चलते हैं। वहाँ इसे कोड़े की मार दिलवाऊंगा ताकि उम्र भर याद रहे।
बिल्कुल, चलो अभी के अभी आज इसकी सजा तय होगी। बहुत खुश हो रहा था ना दूसरों को बर्बाद करके, अब मजा आएगा जब इसे इस गांव से ही निकाल दिया जाएगा। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भी आवाज सुनकर इकट्ठा होने लगे। सबकी नजरें कटे हुए पेड़ की जड़ पर टिकी हुई थी। वीर और प्रिया भी हकबकाकर वहीं खड़े रहे। तभी पेड़ की जड़ के पास की मिट्टी ढीली हुई और एक पुरानी मिट्टी का मटका बाहर दिखने लगा। वीर भी छुपकर देखने लगा। मटका टूटा हुआ था। अंदर से कई पुराने सोने के सिक्के चमकते दिखाई दिए। भीड़ में हलचल फैल गई। अरे ये तो कोष है, पुरखों ने छिपाया होगा। इन लोग की तो किस्मत ही खुल गई। अमर और सूरज ये देखकर लालच से झपटा मारते हुए आगे बढ़े। ये हमारे भाग का है, पेड़ की डालें हमारी थी और ये पेड़ तो हमारा हुआ, सामान भी हमारा, जल्दी से मटका दो, ये हमारा हक है। सुनिए जी, ये क्या है? जड़ तो हमारी है तो उसमें दबा हुआ खजाना भी हमारा हुआ। वीर कुछ बोल पाता उससे पहले ही गांव के सरपंच वहां पहुंच गए। भीड़ खुद ब खुद एक तरफ हट गई। अपनी मर्जी से बंटवारा करने का वक्त अब खत्म हुआ। चीजों पर हक मनमानी से साबित नहीं होता, उसके लिए कानून और न्याय की तराजू पर खरा उतरना पड़ता है। और अब इंसाफ वही होगा जो सही है। अमर और सूरज चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर नाराजगी और लालच साफ दिख रहा था। बंटवारा तो तुम लोगों ने ही किया था। अगर डाल पर फल उगता तो वो तुम्हारा होता, बड़े और मंझले भाई का। पर जड़ वीर की थी और उस जड़ की कोख में छिपा ये खजाना भी अब उसी का है। जैसे तुम फल के हकदार थे, वैसे ही वीर इस सामान का हकदार है। तुमने लालच में आकर उसे सिर्फ जड़ थमाई थी, पर आज उसी जड़ ने वीर की किस्मत बदल दी। अमर और सूरज के चेहरे पर लालच का छाया रंग शर्म की शाही बन चुका था। भेद खामोश थी, लेकिन खामोशी में न्याय की बूंद साफ सुनाई दे रही थी। क्योंकि मालिक वही होता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। वीर ने जब वह सोने का मटका उठाया तो उसकी आंखों में अमीर होने की खुशी नहीं, बल्कि सच की जीत की खुशी थी। सच्ची तो है, ईमानदारी का फल मिलन में भले ही देर क्यों ना हो जाए, पर उसकी घड़ी इतनी